खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। आंसर, एक तरफ खनिज लिखेंगे, एक तरफ अयस्क लिखेंगे। Never miss an update. खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। एक तरफ खनिज लिखेंगे, एक तरफ अयस्क लिखेंगे। कहता है आंसर इसका, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहते हैं। दूसरा, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। अयस्क, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तीसरा, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। अयस्क में सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। चौथा, सभी खनिज अयस्क नहीं है। सभी खनिज जो है अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। फिर से देखते हैं, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। आंसर, एक तरफ खनिज लिख लेंगे, एक तरफ अयस्क। खनिज में क्या कहता है, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क में वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहते हैं। दूसरा, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। दूसरा, इसमें सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तीसरा, सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। इसमें सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। सभी खनिज अयस्क है, सभी अयस्क खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। देखिए, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके दो उदाहरण, HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। जब यह अभिक्रिया करता है तो NaCl लवण है, H2O जल है और जल बनाता है। अब देखिए, H2SO4 अम्ल है, 2KOH क्षार है, और जब यह अभिक्रिया करता है तो K2SO4 यानी कि लवण और 2H2O जल बनाता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यसद लेपन किसे कहते हैं। यसद लेपन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है, लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। फिर से देखते हैं, यसद लेपन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है, लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, उत्प्रेरक से क्या समझते हैं। उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, आंसर है, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। फिर से देखते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Ni, Fe, MO इत्यादि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। इसका आंसर है, वनस्पति तेलों को निकेल, इसका संकेत होता है Ni, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर डलडा प्राप्त होता है, जिसे वनस्पति घी भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग कहता है, बृहद पैमाने पर डलडा निर्माण हेतु उद्योगों में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। फिर से, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको एकदम पूरा आपको रट जाना है। कहता है आंसर, वनस्पति तेलों को निकेल Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर डलडा प्राप्त होता है, जिसे वनस्पति घी भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बृहद पैमाने पर डलडा निर्माण हेतु
उद्योगों में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसका आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Na यानी कि सोडियम, 2H2O सब संतुलित समीकरण है, बैलेंस्ड है। 2H2O जल। अब देखिए जब यह अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन बनाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है इसका वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है इसका वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं या संयोग से बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है निम्नलिखित मिश्र धातु के घटक के साथ उपयोग का उल्लेख करें। निम्नलिखित मिश्र धातु, ये तीनों जो है मिश्र धातु है, इसका मिश्र धातु घटक भी लिखना है और इसका उपयोग भी लिखना है। पहला है स्टील, तो स्टील में Fe यानी कि लोहा 73%, Ni निकेल 18%, C कार्बन 1% होता है। मिश्र धातु है और भी कुछ हो सकता है। अब देखिए इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, मुख्य रूप से तीन ही है, लोहा 73%, निकेल 18%, कार्बन 1%। अब देखिए पीतल में Cu को हम कॉपर कहते हैं, इसका दूसरा नाम तांबा भी है, यह 80%। जेड है जिंक 20%, और इसका उपयोग जो है बर्तन या गोलिक नली या कारतूस बनाने में किया जाता है। अब देखिए तीसरा था यहाँ कांसा को ब्रोंज भी कहते हैं, जिसमें कॉपर 75% होता है। टीन जिसका संकेत Sn होता है उसका 25% होता है उसका घटक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मूर्तियाँ या सिक्का और या जहाज एवं मशीनों के निर्माण में। फिर से देखते हैं निम्नलिखित मिश्र धातु के घटक के साथ उपयोग का उल्लेख करें। तो आंसर है पहला क्वेश्चन है स्टील में Fe 73%, निकेल 18%, कार्बन 1%। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। पीतल में कॉपर की मात्रा 80% होती है, जिंक 20%, बर्तन इसका उपयोग या नलियां एवं कारतूस बनाने में। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब के कांसा या ब्रोंज, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर 75%, टीन 25%, इसका उपयोग मूर्तियां, सिक्का या जहाज एवं मशीनों के निर्माण में। अब देखिए कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं के साथ समीकरण लिखिए। ये जो अभिक्रिया है उसके साथ समीकरण लिखना है। कहता है भाप के साथ लोहा की अभिक्रिया कराइए। तो भाप यानी कि पानी, तो लोहा Fe इसका संकेत होता है और पानी H2O। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 बनता है और H2। इसके बाद इसका संतुलित जब करते हैं इसको, तो यहाँ 3Fe प्लस 4H2O बन करके Fe3O4 प्लस 4H2O। अब देखिए यहाँ लोहा 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब दूसरा कहता है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया का समीकरण लिखने के लिए। तो जल यानी कि H2O, कैल्शियम यानी कि Ca, और जब यह अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जब भी कोई भी गैस मुक्त होती है तो ऊपर तीर चिन्ह करते हैं हम, और जब अवक्षेपण का निर्माण होता है तो नीचे तीर चिन्ह करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न तत्वों का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब देखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हम लोग ऊर्जा स्तर चित्र के साथ बनाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ये तीनों, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिए हैं। अब देखिए 1s2, उसके बाद 2s2। अब देखिए जैसे 1, तो 1 एक होता है, तो इसलिए इसमें एक ही होता है। अब वो 2 यानी कि 2 गो होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 2 है ना। अब S पर अधिकतम 2 रहता है, P पर अधिकतम 6, मतलब 4 अंतराल 4 गो होता है, SPDF। तो S पे 2, P पे 6, D पे 4 अंतराल करिए तो 10, फिर F पे तो 4 अंतराल कर दीजिए तो 14। जैसे देखिए S पे 2, P 4 होता है, D सॉरी यहाँ और एक F होता है। अब 4 अंतराल कीजिए, 2 तो 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, F में 14। अब देखिए तो 1s लिखा था, इसके साथ 1 होता है, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4। अब देखिए जैसे 1 तो इसलिए एक ही हुआ, अब 2 तो यानी कि 2 होगा, तो ये देखिए 2s2 2p6, अब 3s2 3p6 और 4s2। अब देखिए यहाँ 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब देखिए क्रोमियम Cr, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब देखिए कॉपर Cu, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1।